Hello everyone, most welcome. Today I am going to solve practice question paper सेट ए हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024। बोर्ड ने अपनी साइट के ऊपर सेट ए और सेट बी हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं। अपनी साइट के ऊपर जो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए डाले हैं उसी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के यहाँ पर कुछ ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो ये ग्रामर के क्वेश्चन आज हम हल करने वाले हैं। 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और 5 मार्क्स के डू इट डायरेक्टेड दिए जाते हैं। 5 मार्क्स के डू इट डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें 5 क्वेश्चंस हल करना होता है। यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिस सेट पेपर ए है उसमें डू इट डायरेक्टेड के 6 क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हल करवा रहा हूँ। अनलेस ही इनवाइट्स मी, यदि वह मुझे इनवाइट नहीं करता है ना। सेंटेंस का अर्थ क्या है? अनलेस ही इनवाइट्स मी, यदि वह मुझे इनवाइट नहीं करता है। आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। इस सेंटेंस में कहा है रीराइट यूजिंग इफ। रीराइट का मतलब होता है पुनः लिखो, राइट का मतलब लिखना होता है, रीराइट मतलब पुनः लिखो, यूजिंग मतलब उपयोग करो, इफ का उपयोग करो। देखिए हमने अभी तक क्या सीखा है, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना सीखा है। इफ दिया जाएगा उसके स्थान पर अनलेस का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। इसके हमने 4 नियम लिखाए हैं, लेकिन यहां पर सेंटेंस को पलट दिया है। उन्होंने अनलेस दे रखा है, उसके स्थान पर इफ का प्रयोग करने के लिए कहा है। तो ये उससे भी सरल है, करना कुछ भी नहीं है। आपको अनलेस हटाना है और इफ लगा देना है और उस इफ के साथ नोट लगा देना, बस इतना ही करना। बाकी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। देखिए ये अनलेस का मतलब यदि नहीं होता है, यदि नहीं, है ना। अब हमें क्या करना है, इस अनलेस को हटा के इफ लगाने के लिए कहा गया है। तो यदि मैं इसमें इफ लगा देता हूं तो सेंटेंस ये नेगेटिव था यहां पर, और जैसे मैं इफ लगाता हूं तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा, अर्थ गलत हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस इफ के साथ नोट भी लगा दूंगा, तो अर्थ ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा, यदि नहीं। अर्थ में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। क्या करूंगा मैं, इफ भी लगा दूंगा और नोट भी लगा दूंगा अनलेस वाले सेंटेंस में। तो आपको करना क्या है, जब भी अनलेस के स्थान पर इफ दिया जाए तो इफ लगा के उसके साथ नोट भी लगा देना। बाकी दूसरे सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है, पहले ही सेंटेंस में होगा। तो इसका एक ही नियम है, केवल अनलेस के स्थान पर इफ लगाते समय हमें क्या करना है, उस सेंटेंस में नोट भी लगाना है। ठीक है, तो इफ के साथ क्या लगाना है, हमें नोट लगाना है। सेकंड सेंटेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो सेंटेंस का अर्थ सेम रहेगा, यदि वह मुझे इनवाइट नहीं करता है, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, में पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। तो देख लेते हैं हम सेंटेंस को बना के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आंसर ऐसे बनेगा, अनलेस के स्थान पर हम इफ लगा देंगे। इफ अभी सेंटेंस में नॉट भी लगाना है तो नॉट लगाने के लिए नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव कैसे बनता है, हमने चेंज इनटू नेगेटिव आपको पढ़ाया है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नोट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब दी हो तो उसके ठीक बाद नोट लगाते हैं। और अगर मतलब हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो उस सेंटेंस को पहचानते हैं कि वो कौन से टेंस का वाक्य, उसमें फार्मूला यूज करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। देखिए पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये दोनों सेंटेंस मतलब ये दोनों टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो पहचानते कैसे, वर्ब से पहचानते हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे पहचानते हैं इसको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है इनवाइट, है ना। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज लगाएंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। और जो एस या ये जुड़ा है उस वर्ब में उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ऐसा एक फार्मूला हमने चेंज इनटू नेगेटिव पढ़ाया था, उस समय आपको बताया था। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है तो उसमें क्या करने के लिए कहा था मैंने, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे डिड, है ना। मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है तो सेकंड फॉर्म रहती है उसमें। तो उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, डिड के बाद नोट लगाते हैं
और जो सेकंड फॉर्म है उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं। ये कौन सा फार्मूला है, आपको याद आ रहा होगा, चेंज इनटू नेगेटिव। चेंज इनटू नेगेटिव में बताया था कि चेंज इनटू नेगेटिव मतलब नॉट लगाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा किया जाता है ना। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अनलेस के स्थान पे इफ लगा दिया, ही लिख दिया, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो डू का प्रयोग आई और बहुवचन के साथ यूज होता है, और डज का प्रयोग एक वचन, तो ये एक वचन है यहाँ पर, है ना, ये ही एक वचन है, तो क्या लगा देंगे हम, डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। ये एस जुड़ा हुआ है इनवाइट में, ऐसे एस या एस हटाने के लिए कह रहा, तो एस जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ई उसकी स्पेलिंग नहीं है इनवाइट की, है ना, इसलिए केवल क्या हटाएंगे, एस। इनवाइट मी, ठीक है। इफ ही डज नॉट इनवाइट मी, इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है, वैसा का वैसा ही लिखना है। आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। यदि वहां मुझे इनवाइट नहीं करता है तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। सेकेंड सेंटेंस दिया है, दे हैव मेड इट, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। ये हैव लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, तीसरे टेंस का वाक्य है ना, हैव से पता चल रहा। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए कह रहा, मतलब इसको सातवें टेंस में बदलने के लिए कहा गया। तो किसी एक टेंस के वाक्य को किसी दूसरे टेंस में बदलना हो तो मैंने आपको बताया था कि दो चीजों को बदला जाता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है, इसको बदलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी चीज कौन सी होती है, वो मेन वर्ब, मेन वर्ब। इन दोनों को बदल दिया जाता है तो वो टेंस बदल जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब ये, मेन वर्ब ये, इन दोनों बहन को चेंज कर देंगे। ये बड़ी बहन, ये छोटी बहन है ना, हैव को बदल देंगे और मेड को बदल देंगे, तो टेंस बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने के लिए कह रहा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हटा के पास्ट कंटिन्यूअस के लगाएंगे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर, वाज और मेन वर्ब। ये इसमें तो थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, इस टेंस में, तीसरे में थर्ड फॉर्म यूज होता है, और इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो आपको चार्ट याद होना चाहिए, टेंस का चार्ट आप अच्छे से याद कर लिए, है ना, तो आपकी गलतियां ना होगी। तो हमें ये चीजें यूज करनी है, तो वाज या वर्ब लगाना है हैव के स्थान पर, और मेड के स्थान पर हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बना के उसमें आईएनजी लगाना है, तो हमारा ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो देखते हैं हम करते इसको। आंसर हमारा बनने वाला है दे। अब दे क्या है, बहुवचन है, ये बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, वर लगती है, क्या लगती है, वर। दे वर, हैव के स्थान पर वर आ जाएगा, मेड के स्थान पर मेक आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, मेक, और इस मेक में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी लगा देंगे। तो आईएनजी का नियम है, ये हटा के आईएनजी लगता है, मेकिंग इट, दे वर मेकिंग इट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। सी इज टू टायर्ड टू वर्क, सो दैट का प्रयोग करने के लिए कहा है ना। अब सो दैट का प्रयोग हमने आपको सिखाया, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए सो दैट का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, तो हमने आपको ये भी बताया था कि टू के स्थान पर सो दैट का प्रयोग होता है। तो पहले टू के स्थान पर हम सो लगाएंगे, दूसरे टू के स्थान पर हम दैट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सी इज सो टायर्ड, इस टू के स्थान पर ये दैट लगा देंगे, दैट। फिर डायरेक्टली वर्क नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया कि दैट के बाद हमें ये सब्जेक्ट लिखना है, ये वाला क्या लिखना है, ये सब्जेक्ट लिखना है सी,
और इसके बाद हमें कैन नॉट या फिर कुड नॉट का प्रयोग करना है। इज आर एम दी हो हेल्पिंग वर्ब हो तो कैन नॉट लगाएंगे, वाज वर दी हो तो कुड नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर इज लिखी हुई है तो हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट, कैन नॉट वर्क। He cut his finger. Change into negative. Change into negative. फोर्थ सेंटेंस में कहा ही कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली। चेंज इनटू नेगेटिव, और नेगेटिव में हमने आपको बताया है कि सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी किसी भी टेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या लगाना है, नोट लगाना है। और यदि हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो मॉडल वर्ब भी मिल सकती है, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, उनके बाद नोट लगाना। लेकिन यहाँ पर ही के बाद कट लिखा हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब नहीं दिए, तो हमें सेंटेंस को पहचानना है कि यह सेंटेंस कौन से टेंस का है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो वहां सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, और यदि सेकंड फॉर्म दी हो तो वहां सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करके उसमें क्या लगा देंगे, नॉट लगाएंगे, और एस या एस अगर उस वर्ब में जुड़ा होगा तो उसमें से हटा देंगे। ठीक है। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है तो हम उसमें क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे, और डिड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। और ये जो सेकंड फॉर्म है उसको कौन सी फॉर्म बना देंगे, ठीक है। ये हमें कौन से टेंस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है ये वाली चीजें, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पास्ट इंडेफिनिट। अब हमें इसको पहचानना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कट। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कट होती है, कट मींस काटना, सेकंड फॉर्म भी कट होती है, और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तीनों फॉर्म एक जैसी, कट कट कट। अब बड़ी डिफिकल्टी हो गई यहाँ पर कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ तो हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है इसके आगे, तो है ना, और कट के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म तो है नहीं। अब आता है फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट है कि सेकंड फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अब आप कहोगे सर फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है, फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती, और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ ए से एस जरूर मिलता आपको, ही के साथ, है ना, चार सब्जेक्ट के साथ ए से एस जुड़ा होता है, ही, सी, इट, नेम। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट, नेम के साथ ए से एस जुड़ा होता है। तो ये ही लिखा है तो इसके साथ एस जुड़ा होना चाहिए था, तो फर्स्ट फॉर्म मानते हम। लेकिन इसमें एस जुड़ा नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म नहीं है। जब इसमें एस नहीं जुड़ा है तो समझ लीजिए कि कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कंफर्म हो गया। अब सेकंड फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हम, ही डिड नॉट। ये सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, ये कट को हम ऐसा कैसे लिख देंगे, हिज फिंगर, he did not cut his finger, उसने अपनी उंगली नहीं काटी थी। अच्छा यहाँ पर अगर एस जुड़ा होता तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती, और फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। तो हम को क्या लगाते फिर उसमें, डू या फिर डज। तो ही के साथ क्या लगाते, डज, तो ही डज नॉट ऐसा हो जाता, ही डिड नॉट के स्थान पे क्या आ जाता, डज नॉट आ जाता। ही डज नॉट कट हिज फिंगर। कब, अगर यहाँ एस लगा होता तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते इसको। अनुज इज प्लेइंग चेस। अनुज इज प्लेइंग चेस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा है इसको, पैसिव
वाइज। पैसिव वॉइस के 5 नियम बताए हैं। सबसे पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। चेस को हम यहाँ पर रखेंगे और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर अनुज लिखा है यहाँ पर, तो अनुज को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, है ना। देखिए अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन होता है तो उनको चेंज करते हैं, जैसे ही को हिम, सी को हर, दे को देम, वी को आज, आई को मी। लेकिन इधर भी नाउन है, इधर भी नाउन है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं। अनुज को हमने वैसा का वैसा अनुज लिख दिया क्योंकि ये नाउन है, नाम है। और चेस ये भी एक नाम है, किसका, एक गेम का, है ना। तो इसलिए इसको भी हमने चेंज नहीं किया, वैसा का वैसे ही लिख दिया। 2 नियम यहाँ पर हो गए, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, पहला नियम तो ये। दूसरा, प्रोनाउन चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। अगर प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन है नहीं यहाँ पर। तीसरा नियम, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है। तो सब्जेक्ट के पास में जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज की जाती है। कैसे चेंज करते हैं, अगर आईएनजी लगा हो, अगर मान लो सेंटेंस में, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और अगर आईएनजी ना मिले तो हम कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आगे वाले टेंस की। जिस टेंस का वाक्य दिया है उसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, बल्कि आगे वाले टेंस की लगाना। मतलब जैसे पहले टेंस का वाक्य हो तो हम दूसरे की लगाएंगे, तीसरे टेंस का वाक्य होगा तो चौथे की लगाएंगे। ऐसा फार्मूला बताया था हमने। लेकिन इसमें तो आईएनजी लगा हुआ दिया है, तो आईएनजी लगाना तो इसका मतलब है कि इसी टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और क्या लगाना है, इसमें बिंग लगाना है। आईएनजी आता तो बिंग लगाते हैं। तो हम चेस के स्थान, चेस के लिए इज यूज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, आर, एम। इज एक वचन, आर बहुवचन, एम आई के लिए तो अनुज एक वचन का इज लगा, या चेस भी एक वचन, इसके लिए भी इज लगाएंगे। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बिंग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाएंगे बिंग, क्योंकि आईएनजी लगाया ना इसलिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, चौथा नियम। वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्ले। और पांचवा नियम क्या है, ऑब्जेक्ट के आगे बाई लगाते हैं। जो ऑब्जेक्ट आखिरी में आता है ना उसके आगे क्या लगा देते हैं, बाई। तो ये चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, ये पैसिव वॉइस बन गया। लास्ट सेंटेंस है, द बॉय इज माय बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग combine the sentence using who। अभी क्लास वाला सेंटेंस दिया हुआ है ना, 2 सेंटेंस दिए हैं इस टाइप का सेंटेंस, शायद आपने पढ़ा ना हो, देख लीजिए इसको ध्यान से। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, लड़का मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, लड़का कॉर्नर में खड़ा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कंबाइन करने के लिए कहा है, कंबाइन का मतलब जोड़ना होता है। द सेंटेंस, वाक्य को यूजिंग हु का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहा है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हु लगाना है दोनों के बीच में। तो हमें कौन सा सेंटेंस पहले चूज करना है, जिसमें वर्ब दी हो, वर्ब आती हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आ रही है, नहीं आ रही। द बॉय इज माय बेस्ट फ्रेंड का, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब आ रही है, स्टैंड यानी खड़े रहना, स्टैंड यानी खड़े रहना, ये आ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोई ना कोई आपको वर्ब मिलेगी किसी एक सेंटेंस में, तो जिस सेंटेंस में मिले उस सेंटेंस को पहले लिखना है। ये सेंटेंस बाद में आ सकता है, ये सेंटेंस पहले भी आ सकता है, आगे पीछे कहीं भी आ सकता है। चूज कौन सा सेंटेंस करना हमें, वर्ब वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब दी हो वो वर्ब वाला सेंटेंस पहले उठाना है। तो इस सेंटेंस को हम पहले उठाएंगे, द बॉय, द बॉय। अब इस हेल्पिंग वर्ब के ठीक आगे
यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब के ठीक आगे हु लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के ठीक आगे क्या लगाना है? हु। द बॉय हु इज, पूरा सेंटेंस कैसा इसका ऐसे लिख देंगे, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ठीक है, समझ में आ गया? हु कहां लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के आगे और सब्जेक्ट के पीछे, यहां पर हु लगाना। जैसे लगा दिया हमने, वही बॉय और इज के बीच में हु लगाया। द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस को उसके आगे हमें जोड़ना है, कॉमा लगा देंगे और इस सेंटेंस को उसमें जोड़ देंगे। तो अब हमें क्या करना है? ये द बॉय यहां पर भी लिखा था, द बॉय यहां पर भी लिखा है ना? तो डबल से लिखने की जरूरत नहीं उस वर्ड को। हम कहां से शुरू करेंगे? यहां से। इज माई बेस्ट फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड। कैसा बन गया? द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, वह लड़का जो कि कॉर्नर में खड़ा है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 6 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। हमें करना कितने थे इसमें? केवल 5 सेंटेंस। ठीक।